नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपनी हिंदी की क्लास में गद्य भाग तीसरा पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका एक निबंध है जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। पूर्व के वीडियो में द्विवेदी जी का परिचय पढ़ लिया था और साथ ही साथ पाठ का जो परिचय है वो भी आपको मैंने बता दिया था। इस पाठ में मूल रूप से यह बताया गया है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द्विवेदी जी जैसे समाज सुधारकों ने आज से लगभग 100 या 120 साल पहले ही एक सामाजिक जागृति पैदा की थी और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार पुरुष को पढ़ने का अधिकार है उसी प्रकार स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार है। यदि स्त्रियों को पुरुषों के समान संसाधन उपलब्ध करवाए जाए तो वह पुरुषों से कम नहीं है और उसी का परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं जो है वो अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है, लेकिन आज स्त्रियों की जो दशा सुधरी है वह एक सीमित समय में नहीं सुधरी है साहब। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चला है, लगभग 100-125 साल तक द्विवेदी जी जैसे लोगों के प्रयासों का ही ये परिणाम है। उस समय द्विवेदी जी जैसे लोगों का विरोध भी होता था और यह पाठ उसी के इर्द गिर्द है। द्विवेदी जी लोगों से कहते हैं कि लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और कुछ ऐसे पुरानी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि लड़कियां ना पढ़े। तब द्विवेदी जी उनसे कहते हैं भाई क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। तब वो जो तर्क देते हैं उन तर्कों को द्विवेदी जी ने कुतर्क कहा है और उन सभी तर्कों को काटा है। और इस पाठ में बहुत से इतिहास, पुराण, वेद आदि के उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने यह साबित किया है कि स्त्रियां जो है वो आदिकाल से हमारे समाज में पढ़ती आई है। आज का जो पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। एक बार पुनः आप लोग नाम को समझ लीजिए। स्त्री शिक्षा के जो विरोधी लोग हैं वो जो तर्क देते हैं ना कि औरतों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उन तर्कों को द्विवेदी जी ने कुतर्क कहा है और उन सभी कुतर्कों का उन्होंने खंडन किया, यानी उनको काटा है। अब आइए इस पाठ को अपन विस्तार से पढ़ते हैं। आइए पाठ को विस्तार से देखते हैं। बड़े शोक की बात है, शोक यानी दुख, बड़े दुख की बात है आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण मानते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं है साहब, सुशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके यानी स्त्रियों के और घर के सुख के नाश का कारण मानते हैं।
द्विवेदी जी कहते हैं आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि औरतों को पढ़ाने से घर के सुख का नाश होता है। यानी यदि घर में औरतें पढ़ लिख गई तो वो घर में लड़ाई झगड़े करती है, घर के सुख का नाश हो जाता है। और ये लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, कोई अनपढ़ लोग नहीं है साहब, ये लोग हैं पढ़े लिखे, जिन्होंने शायद स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाई है। और इसीलिए द्विवेदी जी ने कहा कि ये दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और उन लोगों को धर्मशास्त्र का ज्ञान है, संस्कृत के ग्रंथ साहित्य का ज्ञान है, जिनका काम पेशा यानी काम है कुशिक्षितों यानी जो अनपढ़ हैं उनको सुशिक्षित करना, उनको पढ़ाना, और जो गलत रास्ते पर जाने वाले हैं उनको सही रास्ते पर लाना, लोगों को धर्म के तत्व को समझाना, जिनका काम है वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तब ये बात बड़े दुख की बात है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, तो उनकी दलीलें सुनो, वो क्या कहते हैं कि औरतों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इस पाठ में दो पक्ष है, एक तो है द्विवेदी जी और दूसरे हैं ऐसे लोग जो औरतों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। दोनों के बीच बहस हो रही है, ये इस पूरे पाठ में हम देखेंगे। तो उनकी दलीलें सुनो साहब, किनकी? इन कुतर्कवादियों की। वो कहते हैं कि औरतों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो द्विवेदी जी कहते हैं भाई क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो तर्क देते हैं, देखिए कि पुरानी संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों यानी अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई चाल नहीं थी, यानी चलन नहीं था। यदि चलन होता तो इतिहास और पुराणों में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। पहली बात, जब द्विवेदी जी कहते हैं भाई औरतों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए बताओ, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे जो पुराने संस्कृत कवि थे और उन्होंने जो नाटक लिखे थे, उन नाटकों में जो अच्छे कुल की स्त्रियां हैं वो अनपढ़ों की भाषा में बात कर रही है, इसका मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे देश में औरतों को पढ़ाने का कोई प्रचलन नहीं रहा है। न तो कोई इतिहास में इसकी जानकारी है, न कहीं पुराणों में इसकी जानकारी है कि हमारे देश में औरतें पढ़ती लिखती थी। ये कुतर्कवादी कह रहे हैं ये बात। दूसरा कुतर्क वो देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कि घर में जितने भी गलत काम होते हैं वो सब औरतों की शिक्षा का परिणाम है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर यानी उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने अनर्थ कर डाला था। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत से कहे थे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। दूसरा कारण वो बताते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं साहब, सब गलत काम उसी वजह से होते हैं। यहां उदाहरण दिया है दुष्यंत और शकुंतला का। आपने संस्कृत नाटकों में ये पात्र देखे होंगे, सुने होंगे। शकुंतला कहते हैं बहुत कम पढ़ी लिखी थी, मुश्किल से एक दो श्लोक वो लिख पाई थी। उस पर भी उसने अपने पति दुष्यंत का अपमान कर दिया था और उसे कटु वाक्य कटु वचन कहे थे। तो उन लोगों का मानना है कि शकुंतला ने दुष्यंत का अपमान किया, उसको जो कटु वचन कहे वो पढ़ाई का परिणाम था। वो पढ़ी लिखी थी तब पति का अपमान किया, यदि वो अनपढ़ होती तो पति का अपमान नहीं करती। दूसरी दलील उनकी ये है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अपढ़ों यानी अनपढ़ों की। इसलिए नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। वो लोग कहते हैं औरतों को नहीं पढ़ाना चाहिए
यदि औरतों को पढ़ा देंगे तो उससे वो भी बर्बाद हो जाएगी, घर परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। ये कुतर्क है सारे। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर है उपेक्षा। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर पहला प्रश्न बना है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध में कुतर्कवादियों ने कौन कौन सी दलीलें दी हैं। तो कुतर्कवादियों ने दलील दी है, पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको कंटिन्यूसली लिखना है। अब द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो दलीलें दे रहे हैं ना, इसका तो एक ही उत्तर है, उपेक्षा। इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की बातें सुनो ही मत। लेकिन फिर भी हम दो चार बातें उनको जवाब में कहते हैं। अब जवाब आ रहा है द्विवेदी जी का। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कुतर्कवादियों ने क्या कहा था कि संस्कृत नाटकों में जो कुलीन स्त्रियों की भाषा थी वो अनपढ़ों गंवारों की भाषा थी। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत के नाटकों में जो स्त्रियों की भाषा थी वो अनपढ़ और गंवारों की भाषा नहीं थी, वो प्राकृत भाषा थी। और उस समय प्राकृत भाषा हमारे देश में आम बोलचाल की भाषा थी। और यदि कोई नागरिक आम बोलचाल की भाषा में बात करता है तो उसे अनपढ़ और गंवार नहीं कहा जा सकता। हां, अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा, कम लोग ही संस्कृत बोलते थे। बाकी जनसाधारण की जो भाषा थी वो बोलते थे। उस समय जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। अब वो औरतें यदि प्राकृत में बोल रही है तो वो अपनी जनसाधारण भाषा में बोल रही है, उनको अपन अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? संस्कृत न बोल सकना न तो अपढ़ होने का सबूत है, नहीं गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उत्तर रामचरित पुस्तक का नाम है। उसमें जो ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां थी, वेदों का वादन करने वाली, वो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? नहीं थी। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण सबूत पहले कोई दे दे, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। तो द्विवेदी जी कहते हैं उत्तर रामचरित जो पुस्तक है उसमें ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो भी प्राकृत बोलती थी, संस्कृत बोलती थी। उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत नहीं थी। भवभूति और कालिदास ये संस्कृत नाटकों की रचयिता है। ये जिस जमाने में थे उस जमाने में सारे लोग संस्कृत बोलते थे। पहले इसका प्रमाण ला कर दो, तब हम मानेंगे साहब ये। उस समय सभी लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, कुछ चुनिंदा लोग जो थे वो संस्कृत बोलते थे, बाकी के लोग प्राकृत भाषा ही बोलते थे। तो प्राकृत बोलना अनपढ़ और गंवार होने का सबूत नहीं है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं भाई। उस समय प्राकृत भाषा ही थी चलन में। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ उनमें क्यों लिखे जाते? उस समय की प्राकृत जनभाषा थी। यदि ये न होती तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो हजारों ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भगवान शाक्य मुनि तथा उनके शिष्य चेले प्राकृत में ही उपदेश देते थे। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना भी प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। फिर से देखो, कुतर्कवादियों ने क्या कहा था कि संस्कृत के जो नाटक हैं उन नाटकों में औरतें जो है वो अनपढ़ और गंवारों की भाषा में बातें करती हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में औरतों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी।
द्विवेदी जी कहते हैं कि नाटकों में जो स्त्रियां हैं ना, वो गंवारों की भाषा में नहीं बोलती थी, वो प्राकृत में बोलती थी, और प्राकृत उस जमाने की जनसाधारण की भाषा थी। उसके देखिए एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या दिए हैं। उत्तर रामचरित में ऋषियों की पत्नियां प्राकृत बोलती थी। भवभूति और कालिदास के जो नाटक हैं, उस समय सारा समुदाय संस्कृत नहीं बोलता था, कुछ लोग संस्कृत बोलते थे, बाकी प्राकृत बोलते थे। ठीक है। और बौद्ध और जैन धर्म के हजारों ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए। भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत में उपदेश देते थे। बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ, वो भी प्राकृत में इसीलिए लिखा गया था कि उस समय की जनसाधारण की भाषा, यानी ज्यादा लोग क्या समझते थे, प्राकृत भाषा समझते थे। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह बिल्कुल नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती पुस्तक का नाम है, सेतुबंध महाकाव्य और कुमालपार चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। देखिए कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित, ये सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो लेखक कहता है कि यदि प्राकृत बोलना अनपढ़ और गंवार होने का सूचक है, तो फिर तो इन किताबों को लिखने वाले लोग ही अनपढ़ और गंवार हैं फिर तो, क्योंकि उन्होंने भी प्राकृत में लिखा है। और यदि ये गंवार हैं तो फिर आज आप लोग दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अखबार पढ़ते हैं, वो कौन सी भाषा में है, वो हिंदी भाषा में है, क्योंकि हिंदी आज की जनसाधारण भाषा है। अब हिंदी में यदि कोई अखबार लिखता है तो क्या वो अखबार लिखने वाला अनपढ़ और गंवार है? क्या नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनसाधारण की भाषा में अखबार लिख रहा है। उसी प्रकार उस जमाने में प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए जनसाधारण की भाषा बोलना और लिखना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ से स्टूडेंट्स एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि द्विवेदी जी ने कौन कौन से तर्क देकर प्रमाणित किया है कि प्राकृत उस जमाने की जनसाधारण की भाषा थी। ये पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषाएं हैं, यानी जनसाधारण की भाषाएं हैं। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की भाषाएं थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह हम आज हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। देखिए कुतर्कवादियों ने जो दलील दी थी, पहली दलील, ये पहली दलील का उत्तर दिया है उन्होंने। आगे देखिए, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र यानी नाटक शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, यानी सभी लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। चुने हुए कुछ ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बना दिया था। पुराने संस्कृत के जो नाटक हैं, उन नाटकों के जब नियम बनाए गए थे तब ये लिखा गया था कि भाई उस जमाने में ज़्यादा लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे, इसलिए उस नाटक का जो कोई एक आध पात्र होता था वो तो संस्कृत बोलता था बीच बीच में कभी कभी, लेकिन बाकी के जो पात्र होते थे वो सभी प्राकृत बोलते थे। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि साहब प्राकृत बोलने वाला अनपढ़ होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा का नियम बना दिया था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, उसका क्या पता, भाई नष्ट भी हो सकता है। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है क्या? नहीं। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतर, एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे। दिखाइए जहाज़ों की नियमबद्ध प्रणाली का कोई दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ
विद्वान विदुषी पंडितों के नामों का उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। देखिए साहब, कुतर्कवादियों ने कहा था कि हमारे देश में औरतें पढ़ी लिखी थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि न तो कहीं इतिहास में ये बात लिखी हुई है, न कोई पुराणों में लिखी हुई है, कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि साहब पुराने ज़माने में औरतें पढ़ती थी। उस बात का जवाब दिया जा रहा है यहाँ कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है साहब। आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं। जैसे आपने देखा कि रामायण में रावण जो है जब सीता का हरण करके जाता है तो कहते हैं कि पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर गया था वो उसको। ठीक, अब हम ये बात तो मानते हैं कि रावण पुष्पक विमान में सीता को लेकर गया था, लेकिन क्या इतिहास में कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि वो पुष्पक विमान कौन से कारखाने में बना था, उसका इंजीनियर कौन था? नहीं पता है ना। तो जब उस विमान को बनाने वाले का हमें पता नहीं है, उसके इंजीनियर का हमें पता नहीं है कहाँ वो बना था, लेकिन फिर भी हम ये बात मानते हैं कि साहब पुष्पक विमान था। दूसरी तरफ मान लो लड़कियों की स्कूल का कोई इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि नहीं साहब इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि औरतें तो कभी पढ़ती ही नहीं थी। भैया एक तरफ तो आप विमान कहाँ बना था वो भी आपके पास, उसका भी कोई सोर्स नहीं है, उसको तो मान रहे हो, और यहाँ औरतों की जब पढ़ाई की बात आती है तब आप उसको नहीं मानते हो। पुराणों में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के उल्लेख देखकर तो हम अस्तित्व बड़ा गर्व से स्वीकार करते हैं कि हमारे भारत में पहले ये था, पहले ये था, पहले वो था, हैं। लेकिन जब औरतों की पढ़ाई की बात आती है तब कहते हैं कि नहीं साहब हमारे देश में तो औरतें कभी पढ़ी लिखी थी नहीं। इस तर्कशास्त्रज्ञता, विद्वता, न्यायशीलता की बलिहारी जाए साहब, ये व्यंग्य किया गया है। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े कोई ग्रंथ है तो वो वेद है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हम ये मानते हैं कि उन वेदों की रचना भगवान ने की थी। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उसका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककैरा पढ़ाना भी पाप समझे। तो देखिए जो वेद हैं वो बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं, और ऐसा मानते हैं कि वेदों की रचना भगवान ने की थी। तो भगवान तो उन वेदों के जो मंत्र हैं वो विश्ववरा जैसी विदुषी स्त्रियों से करवाते हैं, और हम स्त्रियों को ककैरा पढ़ाना, ककैरा वर्णमाला क ख ग घ पढ़ाना भी पाप समझते हैं। ये कहाँ की बात? मतलब भगवान जिन्होंने वेद बनाए उन्होंने भी महिलाओं का सम्मान करते हुए वेदों में जो श्लोक हैं वो विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं से कहलवाए, और हम जो हैं जिनको उसी भगवान ने बनाया है हम कहते हैं कि नहीं साहब औरतों को तो पढ़ाओ ही मत। एक तरफ तो भगवान भी उनको सम्मान दे रहा है वेदों में, और हम जो है वो भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम औरतों को सम्मान नहीं देते हैं। शीला और विज्जा कौन थी? शीला और विज्जा प्राचीन कालीन विदुषी महिलाएं थी जो बहुत पंडिता स्त्रियां थी, बहुत नॉलेज था इनमें। वे स्त्री थी या नहीं थी? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुए बड़े बड़े जो पुरुष कवि थे उन्होंने भी शीला और विज्जा जैसी पंडिता स्त्रियों का सम्मान किया है। शारंगधर पद्धति पुस्तक का नाम है। शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं है? बिल्कुल है साहब, सारंगधर पद्धति में शीला और विज्जा की कविताओं के नमूने हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा उसके एक प्रसंग है में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना ली गई है, क्या वो अनपढ़ है क्या? बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक, और उस त्रिपिटक में जो थेरी गाथाएं हैं वो थेरी गाथाएं सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं हैं, तो क्या वो सब लोग, वो औरतें अनपढ़ थी क्या? ये कौन सा जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं कि लोग कह रहे थे ना हमारे देश में तो औरतों के पढ़ने का कोई चलन ही नहीं है, वो बता रहे हैं कि देखो बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में औरतें पढ़ती आई है। जिस भारत में कुमारिकाओं यानी लड़कियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने,
बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी। उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी। कौन विज्ञ, विज्ञ कहते हैं विद्वान को, ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकाले तो उसकी मानेगा कौन। यदि हम प्राचीन ग्रंथ या पुराना इतिहास उठाकर देखें तो हम ये देखते हैं कि भारत में लड़कियां जो है वो बहुत सुंदर पेंटिंग करती हैं, डांस करती है, गाने गाती है, कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल है, फूलों को चुनने, फूलों की मालाएं बनाने, फूल हार गूंथने, पैर मलने, ये सब कलाएं औरतों को आती थी। तो जब इतनी कलाएं उनको आती थी तो क्या वो पढ़ती लिखती नहीं थी क्या? बिल्कुल पढ़ती लिखती थी। लेकिन ऐस कौन विज्ञ, विज्ञ विद्वान, अब यहां पर विज्ञ व्यंग्य किया गया है, ऐसी बात मुख से निकालेगा, और कोई निकालेगा तो उनकी मानेगा कौन सा। जब औरतों को इतनी सारी आजादी थी तो उनको पढ़ने की आजादी क्यों नहीं थी? पढ़ने की भी थी। अत्रि की पत्नी, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी वो पत्नी धर्म पर जब डिबेट करती थी तो घंटों डिबेट करती थी। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा देती थी। गर्ग ऋषि की बेटी थी गार्गी, और उसी के नाम पर 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा अंक आते हैं, उनको गार्गी पुरस्कार मिलता है, नाम सुना होगा आपने। वो गर्ग ऋषि की बेटी थी। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे नाम हैं औरतों के जिन्होंने समय समय पर समाज को अपनी शिक्षा से एक नई दिशा दी है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमारे देश में तो औरतें पढ़ी लिखी थी ही नहीं। मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी यानी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा देती थी। महर्षि शंकराचार्य कितने विद्वान थे, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी जब उनसे भी डिबेट करती थी तो महर्षि शंकराचार्य को भी हरा देती थी, इतनी विदुषी थी। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। यह भी व्यंग्य किया गया ऐसा। अत्रि ऋषि की पत्नी, गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, इतिहास में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या ये पढ़ने का अपराध है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब, ये पढ़ने का अपराध नहीं है, ये पढ़ने का इनाम है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये भी व्यंग्य रूप में कहा गया, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। और ऐसी घटिया सोच वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, कालकूट कहते हैं जहर, और आदमियों के लिए पीयूष यानी अमृत। वो लोग कहते हैं कि पढ़ाई औरतों के लिए तो है जहर और आदमियों के लिए है अमृत। अब एक ही चीज दो जनों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसी ही दलीलें और दृष्टांत यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यदि हम औरतों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे देश का गौरव कभी नहीं बढ़ सकता है। औरतों को पढ़ाने से ही, उन्हें शिक्षित करने से ही, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट करने से ही हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, मान लो भाई। अब द्विवेदी जी ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि पुराने जमाने में एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उस जमाने में मान लो कि सब आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज तो आवश्यकता है ना उनको पढ़ने की, आज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अब तो पढ़ाओ। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है, इसलिए पढ़ाना चाहिए हमें औरतों को। हमने सैकड़ों पुराने नियम, आदेश और प्रणालियों को आज तोड़ दिया है, तो इस एक पुरानी रीति को भी तोड़ दो कि औरतों को नहीं पढ़ाना है। उस रीति को तोड़कर औरतों को पढ़ाइए। तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी रीति को भी तोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों को क्षण भर के लिए भी
इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले उदाहरण मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको क्या करना है, उनको श्रीमद् भागवत जो है उसका 10वां स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें आपको पता चलेगा कि भारत में औरतें कितनी पढ़ी लिखी थी। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है, रुक्मिणी के हरण की कथा है। रुक्मणी जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के पास भेजती है, वह तो प्राकृत में नहीं था ना, वह था संस्कृत में। तो रुक्मणी जो है वो संस्कृत की पंडिता थी, उसे संस्कृत पढ़ना लिखना आता था। और हम कहते हैं कि साहब भारत के इतिहास में तो कोई औरतें पढ़ी लिखी थी नहीं। जो लोग ये कहते हैं वो क्या पढ़ो, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ो। वो तो प्राकृत में नहीं था, उसके प्राकृत में होने के उल्लेख भागवत में तो कहीं नहीं मिलते हैं। उसमें रुक्मणी ने जो एक पांडित्य दिखाया है वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान होने अथवा गंवारपन का बिल्कुल भी सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। और जो लोग पुरानी विचारधारा के हैं वो लोग नाटकों का उदाहरण देते हैं, तो उनको तो नाटकों से ज़्यादा भागवत का उदाहरण देना चाहिए सब, कि देखो भागवत में क्या है। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन यानी प्राचीन काल की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। और मानो कुतर्कवादी ये कहते हैं कि साहब भागवत की बात तो ऐसे ही कल्पना में लिख दी कवि ने, तो जब भागवत में कल्पना से लिख दी गई तो नाटकों का जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो तो उससे भी गया गुजरा है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन चैप्टर है ये अपन आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे। आज आपको जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से समझना। धन्यवाद।